अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, इस्लामाबाद से उठने वाली नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स की आवाज़ महज नक्शे पर नई लकीरें खींचने की बहस नहीं। ये सवाल है कि क्या 25 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क को वही इंतज़ामी ढांचा चला सकता है जो दहाइयों पहले बनाया गया था। हामी कहते हैं कि छोटे यूनिट्स का मतलब इख्तियारात आवाम के करीब, बेहतर गवर्नेंस और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है, जबकि मुखालिफिन का सवाल है कि नए सूबे बनेंगे तो नए गवर्नर्स, वुज़रा, सेक्रेटरीट्स, असम्बलियाँ और ब्यूरोक्रेसी का खर्चा आखिर कौन उठाएगा। बहस अब इतनी आगे बढ़ गई है कि 12, 15 से 20 सूबों और हत्ता के 38 डिवीजन्स जैसे मॉडल्स भी ज़ेरे बहस हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम वाकई निज़ाम का सॉफ्टवेयर अपडेट करने जा रहे हैं या नाकाम हुक्मरानी की पुरानी फाइल को नए नाम से महफूज करने की तैयारी की जा रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की बात करेंगे। नतीजा सामने आया तो इक़्तिदार की कुंजी मुस्लिम लीग नून के हाथ में आ गई है, मगर सियासी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सवाल यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन होगा। शाह गुलाम कादिर का नाम है जो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुका है, जबकि नून लीगी क़यादत हुकूमत साजी और मखसूस नशिस्तों समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल और हुकूमत साजी के खिलाफ अदालत से रुजू करने की तैयारी कर लिया और ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत साजी रोकने के लिए हुक्म इम्तना भी मांगा जाएगा। सवाल अब ये नहीं है कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, असल सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत सियासी इस्तेहकाम लाएगी या इंतखाबी तनाज़ा इक़्तिदार के पहले दिन ही इसे घेर लेगा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे, हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने का ऐलान किया था, मगर जुलाई की पहली ही झलक ने एक तल्ख सवाल खड़ा कर दिया है। FBR के मुताबिक जुलाई 2026 में तनख्वाहदार तबके से 44 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल हुआ, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीने के 42 अरब के मुकाबले में 2 अरब ज़्यादा है। दूसरी तरफ कर्ज का पहाड़ भी कम नहीं हो रहा। मार्च 2024 से जून 2026 के सिर्फ 28 माह में वफाकी हुकूमत का कर्ज 18,832 अरब रुपए बढ़ा और मजमूई कर्ज 83,642 अरब तक पहुंच गया, यानी औसतन रोज़ाना 22 अरब 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा। अब सवाल यह है कि अगर तनख्वाहदार से टैक्स बढ़ रहा है, आमदन बढ़ाने के दावे हैं और कर्ज भी मुसलसल बढ़ा है, तो ये अरबों खरबों रुपए आखिर जा कहाँ रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं तंजीला मज़र साहिबा, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके साथ साथ असदुल्ला साहब एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं, और हमाद हसन साहब सीनियर एनालिस्ट भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं तंजीला मज़र साहिबा से करना चाहूँगी और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नए सूबों की जो बाज़गश्त है उस हवाले से। तंजीला साहिबा, नए सूबों की बात तो हो रही है, आप क्या समझती हैं कि जो नए सूबे बनाने की बात हो रही है, क्या ये इंतज़ामी ज़रूरत है या सियासी नक्शा बदलने की ज़रूरत है? अगर नए सूबे बनेंगे तो आपके ख्याल में गवर्नेंस बेहतर हो पाएगी? बहुत शुक्रिया। देखें, दुनिया में ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जहाँ पे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, तो वहाँ पे इंतज़ाम और जो इंसराफ है उस इलाके का, वो बेहतर तौर पर संभाला जाता है। लेकिन आप अभी इब्तदाइया दे रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि क्या नए सूबे बनाते ही हमें बहुत ईमानदार, बहुत अहल क़यादत भी मिल जाएगी। मसला तो ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, क्योंकि देखिए ना, गवर्नेंस करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक लीडरशिप चाहिए होती है, दूसरी अफसरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि जो सिस्टम है वो चाहिए होता है। आपके दोनों चीजें जो हैं वो नाकाम है। क़यादत आपके पास है नहीं, क्योंकि आपने जगह नहीं दी नई क़यादत को उभरने की। तो इस वक्त एक अजारादारी है उस अशराफिया की, यानी कि जो सियासी खानदान हैं, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के रिश्तेदार, उनके समधी, दामाद, मतलब सारा का सारा जो सिस्टम है आपके सामने है। बिल्कुल सही। और अब जो दूर दराज थे, यानी कि जो इस रिश्तेदारी के पूरे साइकिल से बाहर के लोग थे, अब तो उनकी भी इन्हीं सियासी खानदानों में रिश्तेदारियां हो गई हैं। तो आप जो है वो एक ऐसे भंवर में फंसे हुए जहाँ आपके पास क़यादत नहीं है। तो जब नए यूनिट्स बनेंगे तो क्या फिर इन्हीं सियासी खानदानों के लोग वहां पे भी गवर्नर्स होंगे, वहां पे भी वजीर आला होंगे? तो फिर तो तर्ज हुक्मरानी नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही। फिर यही करप्शन होगी, यही ना अहली। फिर पाकिस्तान में बार बार बात होती है कि हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, लेकिन वो इस्लाहात आगे नहीं देती। बहुत बार मीटिंग्स होती हैं। इमरान खान साहब के जमाने में एक बड़ी कमेटी बनी थी,
तो डॉक्टर इशरत ने उसकी सरबराही की, कुछ अरसा शफकत महमूद साहब ने उसकी सरबराही की, बड़ी उसकी मीटिंग्स हुई, लेकिन नतीजा से जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं तब से भी इन इस्लाहात पे जो अफसरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात है और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है उसके ऊपर बड़ी बैठक होती रही है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने एज एडवाइजर्स जो है वो अपने सिस्टम में लिया भी है, लेकिन इस्लाहात जो हैं अमली तौर पे देखा जाए तो जीरो है। तो इसी ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम के साथ, यानी कि इसी अफसरशाही के निजाम के साथ और इन्हीं हुक्मरानों की औलादों और इन्हीं के रिश्तेदारों के साथ और इसी तर्ज हुक्मरानी और इसी सोच के साथ अगर आपने नए सूबे बना भी दिए तो आप जो है वो एक घमसान कारण जो है वो देखेंगे। तंजीला साहब, यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही सवाल मैं असदुल्ला साहब के सामने रखना चाहूँगी। असदुल्ला साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सूबों की बात हो रही है कि जी गवर्नेंस बेहतर करना चाहते हैं, अवाम के मसाइल को हल करना चाहते हैं, लेकिन तंजीला साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। सवाल ये होगा कि इनको अगर बन भी जाते हैं सूबे तो इनको गवर्न कौन करेगा, इनको लीड कौन करेगा, इन्हें चलाएगा कौन? अगर यही सिस्टम जो चल रहा है, यही सिस्टम आगे भी चलेगा तो फिर तो नतीजा सिफर निकलेगा। देखें, तो इसके लिए क्या फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, उनको डिबेट ही ना करें? बात यह है कि कम से कम डिबेट तो होनी ही चाहिए, बहस तो होनी ही चाहिए। अगर गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा तो फिर यानी आप पहले स्टेट ऑफ डिनाइल से तो निकलें। आप माने इस बात को कि सिस्टम नहीं चल रहा, कोलैप्स कर गया सिस्टम। आप माने कि जो जितना आपके दारुल हुकूमत, सूबाई दारुल हुकूमत से जो शहर जितना दूर होता है वो उतना ज्यादा महरूमियों का शिकार होता है। आप इस बात को मानने की जरूरत इस बात की है कि लोगों को बेहतर गवर्नेंस मिले। पहले स्टेट ऑफ डिनाइल से निकलेंगे और इस बात पर राजी होंगे कि चलो आओ बैठकर बात करते हैं। पहले आप बात करना शुरू करेंगे, पहले आप डिबेट करना शुरू करेंगे, डिबेट पे राजी होंगे तो फिर आगे हल निकलेगा। फिर वो उस फोरम पर फिर ये सारे सवाल उठेंगे कि कौन आएगा, कौन करेगा, चीफ सेक्रेटरी कैसे बनेंगे, क्या जो चीफ मिनिस्टर हाउसेज है वो कैसे बनेंगे, कितना खर्च इसके ऊपर आएगा, ये सारी तो बात की बातें हैं। पहला मरला तो है इस डिबेट का आगाज होना, जिसके लिए हमारी सियासी जमातें तैयार दिखाई नहीं देते। देखें, जरूरत ये क्यों महसूस हुई या ये बहस क्यों शुरू हुई है? ये बहस इसलिए शुरू हुई है कि गवर्नेंस फेल हो गई है, सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इससे ये बहस शुरू हुई है। अगर सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा होता, 4 सूबे हैं, चारों बहुत अच्छा काम कर रहे होते तो ये बहस ही जन्म ना लेती। आपका बल्दियाती निजाम होता, बल्दियाती निजाम इतना एफिशिएंटली काम कर रहा होता कि लोग उठ के कहते कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, सूबे बनाने की जरूरत क्या है, इतना अच्छा काम चल रहा है, इतना जबरदस्त सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, सारी चीजें ठीक हो रही हैं, क्यों सूबे बनाना चाहते हो, क्यों तजर्बा करना चाहते हो? ये बहस ही खत्म हो जाती। लेकिन जब सिस्टम कोलैप्स कर गया है, जब सिस्टम नाकाम हो गया है और नहीं चल पा रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर आपको फिर मुख्तलिफ रास्ते निकालने की कोशिश की जाएगी। कोई कहेगा सूबे बनाओ, कोई कहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाओ, कोई कहेगा कि सेक्रेटेरिएट बनाओ, कोई ना कोई हल निकालने का के लिए रास्ता तजवीज किया जाएगा। और आप कहेंगे नहीं, सिस्टम भी कोलैप्स कर गया है, लेकिन हम इस बहस में भी नहीं जाना चाहते, हम डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। तो ये तो फिर मैं ना मानू वाली बात है। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, इन्हीं हुकूमतों से जो इस डिबेट में नहीं आना चाहते, इन्हीं सियासी जमातों से, इनसे फिर पूछना चाहिए कि आपने आज तक बल्दियाती निजाम को फाल क्यों नहीं होने दिया? सही। और जो पावर स्ट्रक्चर है उस यानी जो अवाम का पैसा है वो अवाम की दहलीज तक जाने से क्यों रोका? आप उस पर क्यों सांप बन के बैठे रहे? आप क्यों बैठे रहे कि हम इसको कंट्रोल करेंगे? अच्छा असदुल्ला साहब, बल्दियाती निजाम को तो इन्होंने फाल होने नहीं दिया, तो जो नए सूबों की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि इसकी तरफ ये जाएंगे, बढ़ेंगे, कोई कदम उठाएंगे या सोच विचार भी होगी? शॉर्ट आंसर फिर मुझे हमाद साहब की तरफ जाना है। देखिए, इसके लिए भी सियासी जमातें हमारी, ये तो बात की बात है ना कि वो सूबे बनाना चाहती हैं। पहली बात तो ये है कि वो इस पर डिबेट चाहती हैं, यानी डिबेट तो होनी चाहिए, डिबेट तो सोसाइटी के। चलिए बिल्कुल सही, ठीक है असद साहब, इस पे मजीद भी बात करते हैं। हमाद साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमाद साहब, नए सूबों की बात हो रही है, ये बताइएगा नए सूबों की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आप समझते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए? अगर नए सूबे बनेंगे तो आवाम के लिए फ़ायदा होगा, और आप समझते हैं कि जो इख्तियारात की तकसीम है वो हो सकेगी और गवर्नेंस बेहतर होगी? क्योंकि सिस्टम के अंदर मौजूद जो लोग हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन्होंने इस सिस्टम की खराबी की बातें की हैं कि ये सिस्टम तब्दील होना चाहिए, सिस्टम ऐसे चल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। जवेरिया पैनल में कौन है? मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कि तंजीला मजर साहिबा हैं, असदुल्ला खान साहब हैं और आप हैं सर। अच्छा। देखिए, बात ये है कि अगर रिफॉर्म्स होते हैं तो क्या हम जमूत का शिकार हो जाए? हम आगे बढ़े नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़े?
भाई 1951 की मरदमशुमारी के मुताबिक आपके पंजाब की आबादी 2 करोड़ थी, 2 करोड़ 5 लाख थी, और आज पंजाब 12 करोड़ 76 लाख है। लेकिन आप कहते हैं कि यूनिट यही रहेगा, यही अटक से लेकर रही मियार खान तक रहेगा। आपके खैबर पुख्तनख्वा की आबादी 1951 की मरदमशुमारी के मुताबिक 45 लाख थी, आज वो आबादी 4 करोड़ है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये चतराल से टांग तक यही यूनिट रहेगा। पूरी दुनिया में चेंजेस आते हैं, आप कहते हैं नहीं आएगा। सिंध नडेसू, ओ भाई सिंध नडेसू, अगर आपको सिंध प्यारा है तो क्या पंजाबियों को लाहौर प्यारा नहीं है? क्या पुख्तूनों को पेशावर प्यारा नहीं है? क्या बलोचिस्तान के बलोचों और पुश्तूनों को क्वेटा प्यारा नहीं है? लेकिन डायनेमिक्स तब्दील होते हैं, चेंजेस आते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं। ये क्या बात हुई सिंध नडेसू? ये कोई अकल की बात है? ये एक हमाकत है भाई। किसको सिंध को कोई उठाकर तो नहीं ले जा रहा है। हाँ, रिफॉर्म्स होते हैं। आपने सिंध के अंदर नए डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाए, आपने सिंध के अंदर इंतजामी तौर पर कुछ तब्दीलियां नहीं की। ये कौन सी बात हुई कि नहीं भाई हम तब्दीली नहीं लाएंगे? भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है, आपके वसाइल के तकसीम के मसाइल हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, आपके और बहुत सारे मसाइल बढ़ गए हैं। आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% है, लेकिन उसी यूनिट को आपने उसी तरह रखा हुआ है। और ये एक बात और जुबैरिया, एक मिनट जी, मैं आपको बताऊं, ये सूबों का मामला अभी से नहीं आया। ये सूबों का मामला तो इनको परस जुमातों ने पहले उठाया था। 1960 में बलूचिस्तान में अचकजई साहब जो महमूद खान अचकजई साहब के वालिद थे, उन्होंने पश्तून सूबे का मामला उठाया था जब वो 1 यूनिट के खिलाफ तहरीक चल रही थी। बिल्कुल सही। इसी सिंध में MQM ने जनापुर के नक्शे बरामद हुए थे और अलग अर्बन सिंध का मसला नहीं उठाया था। बिल्कुल सही। इसी पुख्तनख्वा में क्या हजारा में फसादात नहीं हुए थे जब बाबा हैदर जमान ने हजारा सूबे का मामला उठाया था? इसी पंजाब में 1960 के अशरे में रियाज अनवर ने सराई की सूबे का मामला उठाया था। बाद में उसे ताज मोहम्मद लंगा लेकर आगे बढ़े थे। बिल्कुल ऐसे सूबों की बात जो है वो बहुत अर्जे से चलाई जा रही है, और इससे पहले भी हमने देखा बहुत सी रिसर्चेस भी सामने आई, कुछ बुक्स भी सामने आई जिसमें सूबों के हवाले से कहा गया कि सूबे होने चाहिए, फिर उस पर बहस भी हुई। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की जो गुफ्तगू थी और सूबों के हवाले से जिन्होंने बात की थी, उसके बाद हमने देखा कि ये जो बाज़गश्त है इसने मजीद जो है वो तेज़ी पकड़ ली है। तंजीला साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सूबे बयानात देने से नहीं बनेंगे, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तुर्की बतुर्की उन्हें जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से 27वीं तरमीम का राना साहब आपको पता नहीं ना चला, इस तरह सूबे भी बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मेरा ख्याल है दोनों बातें दुरुस्त हैं अपनी जगह पे, लेकिन मैं पहले एक बात जो असदुल्लाह कह रहे थे, देखें ये स्टेट ऑफ डिनाइल है ना, ये तो शायद एक ड्रामा है ना, ये तो बयानात की हद तक है। आप ये देखिए कि नून वाले पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि आपने सिंध का क्या हाल कर दिया, आपने कराची का क्या हाल कर दिया। सिंध वाले जो हैं वो लाहौर वालों को कहते हैं कि आपने तख्ते लाहौर बना लिया, और बाकी जो है वो जनूबी पंजाब का क्या कसूर है और फलाह का क्या कसूर है, और वो पंजाब में सूबा बनाने के लिए राजी। इसी तरीके से ये सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा PTI की हुकूमत पे तनकीद करते हैं, PTI वाले इन पे करते हैं। बलूचिस्तान के ज़ाहिर है गवर्नेंस के डायनेमिक्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन अपने अपनी जगह पे दूसरों के सूबों की गवर्नेंस पे इनके पेट में दर्द बहुत है। तो ये बात तो अपनी जगह साबित शुदा है कि गवर्नेंस का आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मैं ये कह रही थी कि उसकी वजूहात जो हैं उनको इग्नोर करके नए सिस्टम आपको नहीं आप बना सकते, आपको पूरा एक तर्ज हुक्मरानी तब्दील करना पड़ेगा। यानी कि एक नए यूनिट्स बनाने की बात हो रही है ना डिवीजन लेवल पे, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट है जवेरिया, उसके नीचे तहसील है, उसके नीचे यूनियन काउंसिल है, उसके नीचे गाँव है। तो फिर क्या अगर वहां पे भी यही लड़ाई शुरू हो गई कि गाँव उठ के कहें कि आपने हमारा फंड हमें नहीं दिया, तो फिर हम तो फंसे रहेंगे ना इसी मसले में। तो मैं ये कह रही हूँ करना क्या है अगर इस मसले में नहीं फंसना हमें, तो ये कंसेंसस बड़ा जरूरी। जहां तक मुस्तफा कमाल साहब की बातें देखें, 28वीं तरमीम ज़ाहिर आएगी तो मेरा ख्याल है कि सूबे बनाने के लिए जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना कि बातों से नहीं बनेगा, आईनी तरमीम से बनना है। आईनी तरमीम जो आइन में जो शराइत है ज़ाहिर है वो बड़ी सख्त हैं आज के माहौल में, और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को और उनकी रिजिड इसके ऊपर अप्रोच को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से आईनी तरमीम होगी और नए सूबे बनेंगे। लिहाजा 28वीं तरमीम में शायद उस पूरे जो प्रोसेस है नए सूबे बनाने का उसको तब्दील कर दिया जाएगा। अच्छा। और यकीनन पाकिस्तान में हर शख्स का हक है
कि वो इस गवर्नेंस से उसको फायदा मिले। अभी तक जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो सिर्फ हमारी अशराफिया को नवाजता है और आम आदमी जो है पिस रहा है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल वो है ना, आप लाहौर वाले अपने पास सारे फंड्स रखने चाहते हैं, कराची वाले, सिंध वाले अपने पास सारे फंड चाहते हैं। आपको इस पूरे सिस्टम को तब्दील करना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये एक मतलब मेरी ख्वाहिश एक पाकिस्तानी और एक सहाफ़ी होने के नाते ये है कि इसको इतना इस मामले को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या किसी को गिराने या नंबर गेम्स को अपने हाथ में करने, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ऐसी चीजों से जुड़ी हुई है, उस तरह से नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, हमने फाटा के अजला को जमशुदा अजला में तब्दील किया, अभी तक उसकी फाइनेंशियल चीजें जो है वो मैनेज नहीं हो पाई, अभी तक कोई लड़ाई पड़ी है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का जो सोशल सिस्टम है और जो सोशो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, उसमें अगर बहुत बड़ी लड़ाई बन जाएगी तो ये ना हो कि नए सूबे भी ना बन पाए। और जो इस वक्त सिस्टम है, अगर मैं तो वैसे पहले आपकी शुरुआत कह चुकी, अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम नए सूबों की बहस पे लपेटा जाता है तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी कसूर सियासी जमातों का होगा। ना एस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार ठहरा पाएंगे, ना मीडिया को कसूरवार ठहरा पाएंगे, क्योंकि आपके पास बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। असदुल्ला साहब, अगर तो फाइनल फैसला हो गया नए सूबे बनाने हैं तो फिर नए सूबे तो बन के रहेंगे। क्या आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नए सूबों तक बात ना जाए और बल्दियाती निज़ाम फाल हो जाए, यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए? समझते हैं ऐसा हो सकता है? देखिए, आपका पहला कमेंट तो आपका कमेंट है कि अगर तय हो गया है कि बनने तो बन के रहेंगे, ये आपका कमेंट है। मैं इस पर अभी फिलहाल बहस नहीं करता, लेकिन बात यह है कि अमूमी तौर पर तो ये होता है 26वीं तरमीम तय हो गया जी, तो हो के रही। 27वीं तरमीम कहीं आसमानों में तय हो गया था तो फिर हो के रही। शायद इसी बुनियाद पर आप ये भी कह रही हैं। लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन उस वक्त उसकी हामी थी, इस वक्त ये दोनों जमातें की हामी नहीं है। फर्क ये है। और पीपल्स पार्टी बजाहिर यही बता रही है कि वो इसके दिफा के लिए, यानी सूबों के ना बनने के मौक़िफ़ के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। अभी तक तो उनका ये मौक़िफ़ है और वो इस पर बड़े जो है वो सख्ती से कारबंद नजर आते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इसका नतीजा फिर होगा क्या? अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं होती आईनी तरमीम के लिए जी। और आईनी तरमीम जाहिर है या तो आईनी तरमीम के जरिए होगा या सूबों की, या 1973 के आईन में जो तरीकाकार दिया गया है सूबे उसके तहत बनेंगे। अगर उसके तहत नहीं बनाने फिर आईनी तरमीम करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी के बगैर। ये तो फिर क्या पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी दिखाई देगी हमें? हमें क्या फिर वो जो सियासी जमातों को जरा स्क्रू टाइट करने वाला फार्मूला हमने माजी में देखा पाकिस्तान की सियासत में, क्या फिर वो होगा? यानी फिर पाकिस्तान की सियासत का में एक हमें पूरी तरह से एक जलजला सा उसके अंदर दिखाई देगा, तो फिर बाकी चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि डिबेट के जरिए बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन उस डिबेट के लिए भी हमारी जमातें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी तैयार दिखाई नहीं देती। अब इसमें अगर हम प्योर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर क्या पीपल्स पार्टी की जगह पर कोई स्पेस पैदा होगी? यानी नून लीग अगर मान जाती है कि आईनी तरमीम के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मानती, तो जो पीपल्स पार्टी का नंबर है वो नंबर पीटीआई पूरा कर सकती है। आप एक सिनेरियो को देखिए, यानी पीटीआई के वोट अगर इस आईनी तरमीम के हक में पड़ जाएं तो पीपल्स पार्टी की जरूरत ही नहीं रहेगी। यानी अगर नून लीग और तहरीक इंसाफ मान जाएं कि हाँ सूबे तो बनने चाहिए, तो फिर भी आईनी तरमीम हो सकती है। उस आईनी तरमीम के पीपल्स पार्टी इरेलेवेंट हो जाएगी। आईनी तरमीम होगी और उसमें फिर पीपल्स पार्टी के सिंध में जो है वो विफाक के जरिए से फिर सूबे बन जाएंगे, फिर सूबे की करारदाद आने की जरूरत नहीं होगी या करारदाद पास करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी सूरत में ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं अभी तक फिलहाल में, लेकिन इसमें अगर ऐसा होता है तो फिर पीटीआई को स्पेस देनी पड़ेगी, फिर पीटीआई अपनी स्पेस दे सकती है। अब पीटीआई को स्पेस कैसे मिलेगी, उसका आगाज जो है क्या इस बात पे हो सकता है कि एक मेडिकल रिपोर्ट बने, उसमें बताया जाए कि इमरान खान की सेहत अच्छी नहीं है, वहां से मुलाकातें शुरू हो जाएं और फिर वहां से मुलाकातों के नतीजे में इमरान खान को थोड़ी स्पेस मिल जाए, वो अस्पताल या बनीगाला शिफ्ट हो जाए, पीटीआई को स्पेस मिलने लगे और सूबों की बात आगे बढ़ने लगे। लेकिन ऐसा इसमें पीपल्स पार्टी का भी तो एक वो होगा ना, विल होगी कि क्या वो चाहेगी कि वो इररेलेवेंट हो जाए? वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इररेलेवेंट हो जाए, इस तरह से स्पेस दे दें पीटीआई को। मगर वो ये भी नहीं चाहेंगे ना कि वो अर्बन सिंध अपने हाथ से खो दें, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर सूबे बन गए तो अर्बन सिंध उनके हाथ से निकल जाएगा। वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पब्लिक सपोर्ट उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि इसी 18वीं तरमीम की बुनियाद पर और इसी सिंध ना देशों वाले
नारे की बुनियाद पर उनके सिंध में हुकूमत कायम है, बिल्कुल क्या सही। वो ये अपने हाथ पांव काट कर देना चाहेंगे पीपल्स पार्टी? वो भी तो नहीं देना चाहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं हमाद साहब आपकी राय लेना चाहूँगी। ये बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि नून लीग मान जाए और पीपल्स पार्टी नहीं मानती? अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती, क्योंकि हमने देखा है कि सईद गनी साहब कह रहे हैं कि सिंध में सूबों के लिए एमक्यूएम उछल रही है, जो मर्जी कर लें सूबे तो नहीं बनेंगे। आप क्या समझते हैं कि सूबे बनना कितना नागुज़ीर हैं, और अगर सिर्फ सूबे बनते हैं तो क्या आप समझते हैं कि ये इंतज़ामी ज़रूरत है या सिर्फ ये एक सियासी ज़रूरत है जिसको पूरा करने के लिए सूबों की बात हो रही है? देखिए, ये कह रहे हैं कि वो नहीं मान रहे हैं। भाई कहाँ ये लिखा हुआ है कि नहीं मान रहे हैं? ठीक है, उनके बयानात आ रहे हैं। जी, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, और होता है हमेशा इस तरह होता है। ये जब भी आईनी तरामीम आती है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का मामला आता है, 1973 का, भाई आप थोड़ा सा पढ़ा करें मामलात को, तारीख को। ये हमेशा से कंसेंसस एक दिन में डेवलप नहीं होता। बिल्कुल सही। वो इख्तलाफ होता है। 1973 का आईन बन रहा था, तो क्या वली खान ने जाकर उस भुट्टो के साथ बैठना था जिसने उस पे हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया? क्या प्रोफेसर गफूर ने जाके उस भुट्टो के साथ बैठना था जिसने उनकी जुमात के अखबार पर पाबंदी लगाई थी, और मोहम्मद सलाहुद्दीन से लेकर कहा तक मुजीबुर रहमान शामी तक सारे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया था? लेकिन हुआ, सारे इकट्ठे हुए, सारे बैठ गए, इख्तिलाफ होता रहा। मुफ्ती महमूद साहब पार्लियामेंट में मुसलसल बोलते रहे, शाह अहमद नूरानी साहब बोलते रहे। ये इस तरह होता है, ये एक दिन में कंसेंसस डेवलप नहीं होता, ये टाइम लेता है। लेकिन जो हकाइक होते हैं उसका इदराक किया जाता है, मुशावरत होती है, बात होती है, मामलात आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई वो नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं, मानेंगे। अच्छा, कौन सी बात नहीं मानी है? ये संजीदा जमाते हैं। इसमें पीटीआई जैसा मामला थोड़ा होता है कि एक लीडर एक बयान देगा, दूसरा लीडर दूसरा बयान देगा, सहाफी बैठेंगे और वो उनकी तर्जुमानी शुरू करेंगे। भाई ये संजीदा जमाते हैं, उन्होंने सर्द गर्म जमाने के देखे हैं, सियासत को देखा है, वो उसको जानते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप कुछ दिन ठहरे। अच्छा, तमाम जमातों के दरमियान मुशावरत भी होगी, तमाम जमातें इस नुक्ते पर मुत्तफिक भी होंगी। ये देखिए, जो आज से 80 साल पहले जो डायनेमिक्स थे वो अब नहीं है। अब वसाइल के हवाले से बहुत से मसाइल आए, इंतजामी हवाले से बहुत से मसाइल आए, दहशतगर्दी का हमें सामना है जी। 18वीं तरमीम के खातिर खान नताइज नहीं निकले, यानी उसमें 18वीं तरमीम में कहा था ना, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का क्या कोई एक भी इजलास हुआ है? तो हमने 4 वज़राए की बजाय 4 बादशाहतें रखनी है कि भाई सारा पैसा उनकी जेब में होगा और ग्रास रूट लेवल पर कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। ये मुतकासी है, ये वक्त मुतकासी। ठीक है, तो आपको लगता है कि अभी कुछ वक्त दरकार होगा, और वक्त के साथ साथ दोनों जमातें मानेंगी ही मानेंगी। वही बात जो मैं कर रही थी, आपने उसको एंडोर्स किया। तंजीला साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, फिर हमें ब्रेक पे जाना है, प्लीज। नहीं, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे असदुल्ला ने कहा, मेरा ख्याल है बात वही है कि जब कुछ तय हो जाता है, लगता है तय हो रहा है, या पाकिस्तान में जो सियासी फैसले वो तायुन करती है, हम कहते हैं ना फिजा बन रही है, फलां बताइए फिजा बन रही है, फलां इलेक्शन जीतेगा, तो पाकिस्तान में ये प्रिडिक्ट करना को बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शायद ये इतना आसान भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है तंजीला साहब, पॉइंट आ गया आपका। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस गए तो बात करेंगे एक और मामला है जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, ये कुंजी तो नून लीग के हाथ में आ गई है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जो कह रही है कि हमने अदालत से रुजू करना है। ये क्या चल रहा है, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुमकिन तौर पर कौन हो सकता है, किसके सर ये ताज सजेगा? पैनल के राय इस पर जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को बढ़तरी तो मिल गई है, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा इस पर मुशावरत चल रही है, और शाह गुलाम कादिर का नाम जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि अदालत में हम चैलेंज करेंगे इसे और हुकूमत साजी को रोक भी सकते हैं। असदुल्ला साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि अब मुमकिन तौर पर जो नाम सामने आया है, क्या वही वज़ीर आज़म के तौर पर हम देखेंगे आज़ाद कश्मीर की? और फिर जो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नताइज को अदालत में चैलेंज करेंगे, क्या वाकई पीपल्स पार्टी चैलेंज कर सकती है? और अगर ऐसा करती है तो फिर हुकूमत साजी का जो अमल है वो तो रुक जाएगा? देखें, बात यह है कि नताइज को अदालत में चैलेंज करने से
हुकूमत साजी का अमल नहीं रुकता। 2024 के नताइज को चैलेंज किया गया है, क्या हुकूमत साजी का अमल रुक गया? वो आज तक फैसले नहीं हुए, ट्राइब्यूनल्स में पड़े हैं, कुछ का फैसला 2 साल बाद हो गया, कुछ का 1.5 साल बाद हो गया, कुछ का अभी तक नहीं हुआ। तो हुकूमत तो चलती रहती है, बल्कि ये तो बड़ा आसान फॉर्मूला है हुकूमत के पास कि जिसकी अक्सरियत हो उससे अगर कोई कहे कि भाई तुमने धांधली किया है, तो वो कहते हैं कि जाओ अदालत के पास, जाओ ट्राइब्यूनल्स के पास। उन्हें ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये अदालत के पास जाएंगे, इन्हें हम कुछ नहीं लेने देंगे, क्योंकि अदालतें हमारे या तो हाथ में हैं या फिर हमने इतना पक्का काम किया है कि अदालतों से कुछ साबित नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि 2024 के इलेक्शन हो, 2018 के हों, साल ट्राइब्यूनल्स के पास मामला पड़े रहते हैं और नतीजा नहीं निकलता। इसलिए हुकूमत साजी का तो नहीं रुकने वाला। दूसरी तरफ आपका सवाल है कि वजीर आज़म कौन बनेगा, तो ये क्या इंपॉर्टेंट है कि फारूक हैदर बने या शाह गुलाम कादिर बने? जिसका फैसला नवाज शरीफ कर देंगे वो वजीर आज़म बन जाएगा। वो कहेंगे कि जी हमारे पास ये इख्तियार है, और कि जिसका नाम लें वो वज़ीर आज़म बन जाए, हमें लोगों ने इख्तियार दे दिया है, वज़ीर आज़म बन जाएगा। बात तो ये है कि जो भी बने, चैलेंजेस जो इस वक्त आजाद कश्मीर के हैं, वो चैलेंजेस कैसे उनको एड्रेस किया जाएगा, मसाइल कैसे हल होंगे? बिल्कुल असद साहब, यही सवाल मैं आपसे करने जा रही थी कि ये इजी नहीं होगा। नून लीग अगर इक्तिदार में आती है तो इस वक्त आजाद कश्मीर की जो सिचुएशन बनी हुई है बहुत चैलेंजिंग है। देखें, इस पर कि ये फैसला इस बुनियाद पर तो होना नहीं है कि किसके पास इस सिचुएशन को डील करने का बेहतर रास्ता मौजूद है। नवाज शरीफ साहब ने ये इंटरव्यूज तो करने नहीं है, बताओ शाह गुलाम कादिर अगर मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बनाता हूं तो कैसे ये मसला हल करोगे, या फारूक हैदर तुम बताओ अगर मैं तुम्हें बना देता हूं तो कैसे करोगे। इन बुनियाद पर तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला नहीं करना ना वज़ीर आज़म कश्मीर को देने का। हालांकि इस वक्त जो सबसे ट्रिकी सिचुएशन है वो ये है कि भाई लोग नाराज हैं, लोगों ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि जो टर्नआउट दिखाया गया है पीपल्स पार्टी उस पर डाउट कर रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि टर्नआउट तो था ही नहीं इतना जितना आपने दिखा दिया है। पीटीआई तो कहती है ये टर्नआउट बिल्कुल ही कम था और आपने इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, यानी इन नताइज को कोई यकीन ही नहीं कर रहा। फिर जो कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो कहती है हम इन इंतखाबात को मानते नहीं, आप दोबारा इंतखाबात कराएं, साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन बनाए वो इलेक्शन कराए और वो करे। अब ये बहुत गंभीर सिचुएशन है इस सारे मामले को। कुछ डिमांड्स हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के, जिसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कलअदम करार दिया था। क्या ये फैसला बरकरार रखते हैं नून लीग के हाँ ये कलअदम ही है? क्योंकि इन इलेक्शन के पहले इलेक्शन के से एक दिन पहले अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि इनके डांडे जो हैं वो भारत से मिलते हैं। तो अगर पीएमएल इस अपने मौके पर कायम रहती है और मौके पर कायम रहते हुए उन्हें उसी तरह से डील करने की कोशिश करती है जैसे पिछले 2 महीने से डील किया जा रहा है, तो क्या मसाइल हल हो जाएंगे या नहीं? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बिल्कुल सही। एक तरफ अता तारड़ साहब का बयान है, दूसरी तरफ तंजीला साहिबा, हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था अगर हम इक्तिदार में आते हैं तो हम बैठ के बात करेंगे, जो मुतालिबात हैं उसको हम दोबारा से देखेंगे। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत मजबूत मैंडेट के साथ आएगी या आप समझती हैं कि मुतनाज़े आगाज होगा? देखिए, पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो इंतखाबी अमल है ना वो बहुत बुरे तरीके से डिस्क्रेडिट हो गया है। और आप अंदाजा कीजिए कि ये पाकिस्तान के कौमी जो इंतखाबात हैं वो नहीं थे ये, यानी कि पहले गिलगित बल्तिस्तान में हमने इंतखाब देखा और उसके बाद हमने कश्मीर। तो अब जो वो भारी मैंडेट या लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है या फॉर्म 47 है या 45 है, ये सारी चीजें जो इनका नुकसान इस पूरे सियासी माहौल को हुआ है। और अब पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पे किसी को भी यकीन नहीं रहा। अब जो भी हुकूमत आएगी जाहिर है उसके पास एक बहुत बड़ा मसला है हल करने के लिए, और कोशिश तो यही की जाएगी कि कोलिशन को किसी न किसी तरीके से कायम रखा जाए। अगरचे उनके पास मेजॉरिटी है नून लीग के पास और वो हुकूमत बना भी लेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को किसी तरह भी राजी करें। अभी तक हमें उस तरह की कोई इशारे नजर नहीं आते, लेकिन बैकडोर चैनल्स बहुत सारे एक्टिवेटेड हैं। वो कोशिश करें कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस पे किसी बात पे राजी हो जाए जी। क्योंकि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मामला है वो चंद लोगों का मामला रहा नहीं। जिस तरीके से हैंडल किया गया उसको, जो कुछ हुआ उस तरफ भी गलती होगी। मैं ये नहीं कहती कि वो जो तरीक़ाकार है उनका हो सकता है उनके कुछ मुतालबात जायज़ हों, हो सकता है कुछ नाजायज़ हों। जो उनका तरीक़ाकार था, हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे हालात में है तो पाकिस्तान के दुश्मन हर तरह की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये भी हो सकता है कि वहाँ बाहर से किसी को कुछ सपोर्ट मिली हो।
लेकिन जेन्युइन ग्रीवियंसेस पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मौजूद है। अगर कोई ये कहता है ना कि किसी का कोई ग्रीवियंस होना ही नहीं चाहिए और जी। पाकिस्तान के हर जगह पे जो कानूनी हुकूक है लोगों को, बुनियादी हुकूक वो मिले हुए हैं, तो वो फिर जो है वो एमको की जन्नत में रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी हुकूमत आएगी और जो भी वजीर आजम बनेगा, आपको पता है कि चौधरी तारिक फारूक का नाम भी जो है वो अब सामने आना शुरू हो गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि शाह गुलाम कादिर साहब उनको जो शाह गुलाम कादिर उनको सदर बना दिया जाए, तारिक फारूक जो है उनको वजीर आजम बना दिया जाए। ऐसी बहुत सारी बातें जो है सोशल मीडिया पे और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो कर रहे हैं। इट डज नॉट रियली मैटर क्या करता है कि इस वक्त नून लीग जो है वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मामलात में कितनी बाइख्तियार है कोई भी फैसला करने के लिए और हालात को बेहतर करने के लिए। तो इसका जवाब है जीरो। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने सियासी झगड़े को सियासी तरीके से हल करने में ना संजीदा नजर आए हैं, ना आगे बढ़े हैं। वही हाल वो कश्मीर में भी करेंगे और ये नून लीग की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। बिल्कुल सही। अगर वो इस सिचुएशन अच्छा, को ये सवाल मैं असदुल्ला साहब से करना चाहती हूँ। असदुल्ला साहब, अगर नून लीग जॉइंट एक्शन कमेटी को सेटिस्फाई करने में कामयाब नहीं होती है, सिचुएशन ऐसे ही रहती है, तो आज़ाद कश्मीर के साथ साथ नून लीग की लेगेसी पे कितना बड़ा सवालिया निशान होगा और क्या डिस्क्रेडिट करेगी ये सिचुएशन नून लीग को? देखिए, नून लीग के पहले क्या उसके क्रेडिट पर है जो डिस्क्रेडिट होना है। डिस्क्रेडिट तो वो होता है जिसके पास कोई क्रेडिट होता है। अनफॉर्चुनेटली ये तो फिर किसी हमारी जमात के पास भी नहीं है शायद। देखिए ना, अभी मरियम साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं फख्र से कहती हूँ कि हमने पंजाब में 10 की 10 सीटें जीत ली। अब आप मुझे ये बताइए कि इस पंजाब में इस वक्त नून लीग के लिए 10 की 10 सीटें जीत लेना क्या का फख्र की बात है? कैसे लोगों ने उनको क्रेडिट दिया, कैसे उनको मैंडेट दिया कि आपका के सियासी मुखालिफिन आपके मद्दे मुकाबिल नहीं है। अगरचे ये एक अलग बहस है कि पीटीआई ने इंतखाबी मैदान क्यों छोड़ दिया, लेकिन आप सोचे ना कि अगर पंजाब में इलेक्शन में पीटीआई इंतखाबी मैदान में का हिस्सा भी होती तो क्या होता। यहाँ पर तो उम्मीदवार से आप जो कागजात नामजदगी हैं वो छीन के भाग जाते हैं। उसके पास आप उसको टिकट नहीं देना चाहते। आप अपने मुखालिफिन के हाथ पांव बांध दें और बांधने के बाद कहें कि देखो मैं फख्र से कहता हूं कि मैंने ये 10 की 10 सीटें चले कुछ भी ना होता, लेकिन आप समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त था पीटीआई का? पीटीआई का फैसला दुरुस्त नहीं था, इस पर मैं काफी बात कर चुका हूं। पीटीआई को इंतखाबी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सही। लेकिन मसला यह है कि पीटीआई के लिए अब चलेंगे तो एक बात है ना, मगर हैविंग सेड दैट आप ये तो कहेंगे ना कि पीटीआई के लिए आपने मैदान में जगह छोड़ी भी कहां है। ये अलग बात है कि हर हाल में पीटीआई को इंतखाबी अमल में होना चाहिए था, लेकिन एक मखसूस हालात में कि जहां अवाम की राय यह है कि हम इन इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे, जहां अवाम की राय यह है कि उनके पहले ग्रीवेंसेस को दूर किया जाए, एक सिचुएशन डेवलप हुई भी है। और फिर उसके बाद आप देखें ना क्या हुआ। उसके बाद आपने इंतखाबी निशान छीन लिया पीटीआई से। हाई कोर्ट ने अगर उनको फेवर दी तो सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया। आप एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान नहीं दे रहे। और ऐसी सिचुएशन में अगर वो पंजाब में जाते तो क्या पंजाब हुकूमत, आप मुझे ये बताइए, उन्हें कैंपेन करने देती? पंजाब की 10 सीटों की ही बात कर लें, पंजाब में उनको 10 सीटों पर कैंपेन करने दी जाती, कागजात नामजदगी जमा कराने दिए जाते। जो हमने 3-4 साल में सियासी इंतकाम देखा है कि जो इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है या जो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जाता है उसके खानदान में लोगों को उठाना शुरू कर दिया जाता है, पुलिस उनके घर पे छापे मारने शुरू कर देती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने अपने मुखालिफिन के लिए रास्ता तो छोड़ा नहीं है, मगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी हमें फख्र है कि हमने पंजाब की 10 में से 10 सीटें जीत ली है। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा मजेदार बात यह होती आप अपने मुखालिफिन को इलेक्शन लड़ने देते, अपने मद्दे मुकाबिल भी करने देते, मुकाबला करते, आप भी करते, फिर आप अपनी कारकर्दगी बयान करते, आप जीत जाते, शफाफ इलेक्शन होते, और फिर लोग कहते हैं कि हाँ देखो पीएमएलएन ने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीत लिया है। बिल्कुल सही। लेकिन तो अभी भी नून लीग तो यही दावा करी है कारकर्दगी की बुनियाद पे ही हमने इलेक्शन जीता है। हमाद साहब भी हैं मौजूद। हमाद साहब, आपकी क्या राय है? नून लीग ने जो इलेक्शन जीता है, कितने बड़े चैलेंजेस होने जा रहे हैं नून लीग के लिए? कौन होगा वजीर आजम? और फिर पीपल्स पार्टी को मना पाएंगे, क्योंकि अदालत से रुजू करने का भी पीपल्स पार्टी फैसला कर रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे नताइज को। देखिए, कौन से इलेक्शन को गैर मुतनाज़ नहीं कहा गया? ये क्या बात हुई कि अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह करें हर चीज की?
भाई 1970 में इलेक्शन हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान क्लियर कट जीत गया था, उसको तस्लीम नहीं किया गया था और फिर हमें एक साले से 2-4 होना पड़ा था। हत्ता कि 1985 का गैर जुमाती इलेक्शन जो डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने कराया था, वहां पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो इंडिपेंडेंट जीत गए थे और पूरे मुल्क में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। हर अदालत में वो एक दूसरे के खिलाफ जा रहे थे, मेरे साथ धांधली हुई, मेरे साथ धांधली हुई, हालांकि किसी पार्टी का टिकट तक नहीं था। फिर 1977 में आप देखें भुट्टो के खिलाफ पीएनए की तहरीक चली। हर इलेक्शन में 1990 में बेनजीर भुट्टो को शिकस्त हुई तो उन्होंने कहा कि चमक का इस्तेआरा उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये तो हमेशा होता रहा है, लेकिन इसको हम इतनी संजीदगी से नहीं ले सकते। वैसे पॉलिटिकल कमेंटेटर मेरे लिए ये इतनी अहम बात नहीं है क्योंकि हमारा सिस्टम कमजोर है। जब आपका सिस्टम कमजोर हो तो फिर जाहिर सवालात भी उठेंगे। रही पीपल्स पार्टी की बात, तो पीपल्स पार्टी तो क्या, यहाँ तो हर उस जमात को इलेक्शन ठीक नजर आता है जब वो जीतते हैं, जब वो इलेक्शन ठीक नजर नहीं आता। 2018 में इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं हुआ था, वो जो आरटीएस का ड्रामा हुआ था तो, लेकिन इमरान खान उसे तस्लीम कर रहे थे, उनके मुखालिफिन उसे आरटीएस इलेक्शन कह रहे थे। फिर 2024 में इमरान खान ने इस इलेक्शन को फॉर्म 47 का नाम दिया, उनके मुखालिफिन ने तस्लीम कर लिया। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जीत जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब फेडरल में जिस जमात की हुकूमत होती है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी उसी तरह जीतता है जिस तरह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सर आपका पॉइंट आ गया। तंजीला साहिबा शॉर्ट आंसर दीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैदान छोड़ना क्या दुरुस्त फैसला है, क्या समझती हैं आप? शॉर्ट आंसर, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए बात वही है कि अगर आपको सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है तो उसके अंदर रहते हुए आप उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर हर चीज को आप छोड़ देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले असेंबलियां छोड़ी, उनको सियासी तौर पे नुकसान पहुंचा। बड़े जो मुकम्मल सिस्टम है उसको तो इस चीज का फायदा होता है, लेकिन खुद उनका जो अपना सियासी सफर है उसको नुकसान पहुंचता है। तो मेरा ख्याल है उनको मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका पॉइंट आ गया। अभी ब्रेक पे जाना है नाजरीन। हुकूमत ने बजट में टैक्स रिलीफ के दावे थे, लेकिन फिर भी तनख्वाहदार तबके से 2 अरब इजाफी वसूल किए गए हैं। क्यों ऐसा किया गया है और फिर अगर ऐसा ही करना था तो दावे ऐलानात क्यों किए गए? पैनल के राय इस पे जानेंगे। अभी ब्रेक पे जाना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूं। टैक्स रिलीफ के बावजूद तनख्वाहदार तबके से 2 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूल किया गया है। कर्ज 28 माह में 18,832 अरब रुपए बढ़ गया है। तंजीला साहिबा, टैक्स भी ज़्यादा लिया गया है जबकि कहा गया था ऐसा नहीं होगा, कर्ज भी बढ़ गया है। तो फिर सवाल ये है कि आवाम के लिए आखिर क्या किया गया है और फिर ये इतना जो पैसा है, अरबों खरबों रुपया, ये गया कहाँ है अगर आवाम को भी रिलीफ नहीं मिला तो? देखिए पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से एक रिजर्वेशन बार बार उठाई जा रही है, चाहे वो IMF कहे, चाहे यहाँ पे जो हमारे मुआशी माहिरीन है वो बात करें, जो सिस्टम में रह के गए हुए लोग हैं, यानी कि पुरानी हुकूमतों में जो वज़राए खजाना थे या FBI के जो चेयरमैन थे, अगर आप उनकी गुफ्तगू भी सुने तो ये पूरा का पूरा निज़ाम जो है ना, ये फ्लॉड है। आपके हाथ लगे हुए हैं तनख्वाहदार तबका, क्योंकि ज़ाहिर है इनका टैक्स एट सोर्स कट जाता है और अब ये इस टैक्स नेट में आए हुए हैं। पाकिस्तान जिस बड़े चैलेंज से दो चार है वो ये कि आपने अपने टैक्स नेट को वसअत देनी है, यानी कि ऐसे तमाम सेक्टर्स को लेके आना है जो इस टैक्स नेट का हिस्सा नहीं है। अभी आपने देखा इन्होंने ताजरों के लिए स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन कोई उसका उनको रिस्पांस नहीं मिला जी। यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है कि आपने ये ताजरों को जो स्कीम दी थी, उसकी एमनेस्टी स्कीम थी, वो एक 1 विंडो ऑपरेशन आपने दिया था, 1 टाइम जो आपने ऑप्शन दिया था, उसके बाद कितने लोग आए हैं, कितना फायदा हुआ है इससे, टैक्स नेट आपका कितना बड़ा, इस तरह की कोई गुफ्तगू जो है वो है नहीं। दूसरी तरफ जाहिर है आपकी जो खर्चियां वो तो कम नहीं हुई। अभी आपने काफी अरसे से किसी कोई किफायत शारी के ऊपर कोई तकरीब इस तरह की कोई चीज तो नहीं देखी होगी। हाँ जी। हम जो हैं वो कभी क्या सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कभी क्या सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आप सिर्फ शहर इक़्तिदार में देख लीजिए, जो रोड साइड पे आपको जितना खर्चा होता हुआ दिखाई देता है, चले वो तो अच्छी बात है कि शहर को बनाया संवारा जा रहा है, लेकिन जो तरीक़ेकार है खर्च करने का, यानी कि अरबों रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं विदाउट एनी क्या बिडिंग के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें, जाहिर है ये लीकेजेस हैं। फिर आपने देखा कि बात शुरू हुई थी कि डिस्पोज को और उनको इन्होंने प्राइवेटाइज करना है, वो बात भी वहीं पे रुक गई। कोशिश की, इनसे हुआ नहीं।
तो आप जो है वो हौज पौज में तो बैठ के अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते, और ना ही आप सिर्फ तनख्वाहदार तबके को खोते की तरह आप उसके ऊपर लादे जा रहे हैं नए टैक्सेस, और उनसे आप उनका खून निचोड़ रहे हैं। एक तरफ आपसे नौकरियां नहीं क्रिएट हो रही, नए रोजगार आपके पास नहीं है, सनत आपकी बंद हुई भी है, माहौल ऐसा है कि आप जो नौकरी बेचारे कर रहे हैं अगर वो इतना ज्यादा टैक्स देंगे तो उनका तो महीना नहीं गुजरता। फिर बिजली के बिलों का आप देखिए लोग कर रहे हैं, तो हालात एक्चुअली बहुत ही खराब है। और उसमें आप अगर रेशो देखें, तनासुब देखें, जितना कर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये तो पाकिस्तान है वो मेरे ख्याल में 24 और IMF के प्रोग्राम्स भी कर लेगा ना तो इसकी मैशियत में ठीक नहीं होगा। हम बार बार किसी डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, जिस डॉक्टर की दवाई से हमने ठीक नहीं होना, हमें अपनी सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना पड़ेगा, तो हमारी चीजें कुछ बेहतर होंगी। ये खाली बातें करने से यकीनन ऐसा ही आपका पॉइंट आ गया। असदुल्ला साहब, क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में जो तनख्वाहदार तबका है उन्हें इतनी तनख्वाह मिल रही है कि उन पर हर साल ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आयद किया जाए, और क्या सारा बोझ तनख्वाहदार तबके ने ही उठाना है? तनख्वाहदार तबका जितना पिसा हुआ है आज के ज़माने में, इतना तो कोई भी नहीं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये याद दिलाता चलूं कि अभी 14 अगस्त को जो तमगे देने की फहरिस्त सामने आई है, जो 23 मार्च को दिए जाएंगे, उसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब साहब का नाम भी शामिल है। उन्हें भी तमगा इम्तियाज दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को देने हैं तमगे, उसमें चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब का नाम भी शामिल है, उनको भी तमगा इम्तियाज दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन जो है उनको भी तमगा इम्तियाज या निशान इम्तियाज से नवाजा जा रहा है। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड 3 लोगों के नाम तो मैंने आपको बता दिया जिनको तमगे दिए जा रहे हैं, बहुत आला कारकर्दगी। इसके अलावा और भी काफी लोग हैं जिनकी कारकर्दगी इसमें शामिल है। जी। अच्छा, अब देखिए 30 जून 2022 तक मुल्क का जो मजबूरी कर्जा था, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, वो 47.8 ट्रिलियन रुपए था, और आज ये कर्जा बढ़कर पिछले 4 साल में 83.64 ट्रिलियन रुपए हो गया है जी। ये पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में 75% इजाफा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2022 तक 30 जून 2022 तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 100 रुपए था, तो अब अगले 4 साल में मजीद 75 रुपए के साथ 175 रुपए हो गया। यानी 75% इजाफा हो गया है पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में जी। इसके अलावा बाकी रिपोर्ट्स आपके इल्म में हैं कि पाकिस्तान में शरह गुर्बत 45% तक पहुंच गई है जी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह, जिसमें पंजाब सर फहरिस्त है, वो भी तारीख साज जो रिकॉर्ड बना रही है, और वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। और हुकूमत के पास, आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया तनख्वाहदार तबके का, हाँ जी, FBR के पास इतना प्लान भी नहीं है कि अपने टैक्स नेट को बढ़ाना कैसे है। FBR को आसान रास्ता ये नजर आता है कि जो तनख्वाहदार तबका टैक्स वसूल करना जिससे आसान है, उसी से मजीद वसूल कर लो जी। तो इसी शानदार पॉलिसी पर राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब को, चेयरमैन FBR को तमगा दिया जा रहा है, और टैक्स नेट बढ़ाने तक की जो कारकर्दगी है वो FBR की नहीं है। ये तमगा आप नहीं समझते असद साहब, ये सफेद पोश लोगों के मुंह पर एक तमाचा होगा जी? और क्या है, आप ये देखें ना कि बेचारा गरीब रोजाना रुल रहा है जी, तनख्वाहदार तबका पिस गया है जी। 400 अरब रुपए, 450 अरब रुपए, 500 अरब रुपए आप हर साल बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। हाँ, तनख्वाहदार तबके से जो आप टैक्स कलेक्ट करना है, सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबका दे रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी बेस को नहीं बढ़ाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये एक डायलेमा है हमारी सोसाइटी का। ये पता नहीं कब ठीक होगा। ये वो सवाल है जिनके जवाब मैं भी जानना चाहती हूँ, आप भी जानना चाहते हैं, और पूरी आवाम जानना चाहती है। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमाद हसन साहब और तंजीला मजहर साहिबा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह ने के पान।